हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में ब्लूप्रिंट के अनुसार जैविक प्रक्रिया तथा अनुवांशिकी वाले अध्याय से चार चार नंबर के प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्नों को बिना स्किप किए ध्यान से देखें और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले जैविक प्रक्रिया वाले अध्याय से 4 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परागण क्या है? पुष्प का चित्र बनाकर उसके नर और मादा जनन अंगों को दर्शाइए। तो इसमें परागण क्या है? तो किसी पुष्प के परागकोश से पुंकेसर निकलकर उसी पुष्प या अन्य उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इसमें जैसे दर्शाया गया है बच्चों कि ये जो परागकोश है इसमें छोटे छोटे परागकण हैं और ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच रही है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग परागण कहते हैं। तो सामने एक अनुदैर्ध्य कार्ड दिया हुआ है और इसमें नर और मादा जनन अंगों को दर्शाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पुष्प का नर जनन अंग है। नर जनन अंग के रूप में एक पुमंग है और पुमंग के दो भाग हैं, परागकोश और पुतंतु। उसी प्रकार ये जो भाग है ये पुष्प का मादा जनन अंग है, यानी कि जायांग है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में ही बीजांड रहते हैं, ये अंदर का फूला हुआ बीज का फूला हुआ भाग अंडाशय, और इस अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर लिखिए। तो बच्चों इसमें नर युग्मक के बीजांड का अंड कोशिका से संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, या नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है? बाह्य निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक को मादा शरीर के बाह्य निषेचित करता है, मतलब मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक को मादा शरीर के भीतर निषेचित करता है। दूसरा अंतर है, बाह्य निषेचन शरीर से बाहर जल में निषेचन होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में ये मादा शरीर के अंदर गर्भाशय में निषेचन की क्रिया होती है। इसका उदाहरण है बाह्य निषेचन का मेढक और मछली में, जबकि आंतरिक निषेचन का उदाहरण मनुष्य, भैंस इत्यादि में। अगला प्रश्न है जो रेखा चित्र बनाने पर आधारित है। मनुष्य में मादा जनन चित्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो ये एक मादा जनन अंग का ये चित्र दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं ये किनारे जो लाल रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है ये अंडाशय है, और अंडाशय में अंडाशय मादा जनन अंग का मुख्य अंग होता है। इसी से लगा हुआ फैलोपियन नलिका है। फैलोपियन नलिका आगे एक कोश में खुलती है जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं, और इस प्रकार से गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है इंडोमेट्रियम कहलाती है, और ये आंतरिक दीवार का जो आखिरी सिरा है वो सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद अगला जो भाग आता है योनि। तो इस प्रकार से बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके इस डायग्राम को याद रखना है और बनाना है। चलिए अगला इसी प्रकार का प्रश्न है, मनुष्य में नर जनन अंग का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो इसमें एक नर जनन अंग का नामांकित चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं नर जनन अंग में वृषण नर का मुख्य जनन अंग होता है, जबकि बाकी भाग हैं वो सहायक जनन अंग कहलाते हैं, जैसे कि वृषण कोश से ये नलिका निकलती है जिसे हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं, और शुक्रवाहक आगे चल के एक थैली में खुलती है जिसे हम लोग शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय फिर आगे एक नलिका में खुलती है जिसे स्खलनी वाहिनी कहते हैं। इस स्खलनी वाहिनी में ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है जिसे हम लोग पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। एक पुरस्थ ग्रंथि आगे चल के एक कंद मूत्र पथ ग्रंथि में खुलती है। ठीक है, और ये आगे चल के फिर मूत्र मार्ग से होते हुए शिशिन में खुलती है। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है इसको हमको बार बार प्रैक्टिस करके इसे हमको अच्छे से करना है। और इसी अध्याय से अगला प्रश्न देखते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो दोनों युग्मक में प्रमुख अंतर है, मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु होता है, जबकि मादा में जो युग्मक है वो अंडाणु होती है। दूसरा अंतर है, नर युग्मक हमेशा चलायमान होते हैं, जबकि मादा युग्मक
हमेशा स्थिर होते हैं। नर युग्मक में एक लंबी पूंछ पाई जाती है, ये प्रमुख अंतर है, जबकि मादा युग्मक में पूंछ नहीं होती है। नर युग्मक का निर्माण वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा होता है। नर युग्मक की संख्या अधिक व आकार में छोटा होता है, जबकि मादा युग्मक की संख्या सीमित और आकार में बड़ा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में 4 अंतर लिखिए। तो अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस प्रजनन में होने वाली सभी कोशिका का विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में जो कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं। इसी प्रकार अलैंगिक जनन में प्रजनन से बना जीव अपने जनक के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन में जो प्रजनन से बना हुआ जीव अपने जनक से भिन्न होता है, नए गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार अलैंगिक प्रजनन में विकास की संभावना कम होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में विकास की संभावना अधिक होती है। अलैंगिक प्रजनन यह बहुत ही सरल विधि है, प्रजनन की सरल विधि है, जबकि लैंगिक प्रजनन है वो जटिल विधि है। ये अगला प्रश्न, गुणसूत्र के 2 कार्य लिखकर बताइए कि प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण क्या है। तो ये 2 भागों में प्रश्न है, ठीक है। तो इसका दोनों भागों में गुणसूत्र के कार्य, ये आनुवांशिक गुणों का संवहन तथा लिंग का निर्धारण करते हैं। इसका दूसरा कार्य है उत्सर्जन, विकास और विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं, ठीक। इसी प्रकार प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण क्या है? संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एक ही जाति व एक ही जनक में समानता और विभिन्नता क्यों पाई जाती है? तो इसका उत्तर है समानता। एक ही जाति व एक ही जनक की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भी समान होती है, अतः इनमें समानता पाई जाती है। विभिन्नता, एक ही जाति और एक ही जनक के संतानों में समानता के साथ साथ उनमें अंतर भी पाया जाता है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला है वातावरण में परिवर्तन के कारण विभिन्नता आती है। दूसरा है कार्य में परिवर्तन के कारण विभिन्नता आती है। तीसरा प्रमुख कारण है जनन कोशिका में हुए कुछ परिवर्तनों के कारण भी विभिन्नताएं आती है। चौथा प्रमुख कारण है गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं आती है। और पांचवा प्रमुख कारण है उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं आती है। चलिए अगला प्रश्न, अनुवांशिकी के जनक कौन है? उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया और उस पौधे को चुनने के 2 कारण लिखिए। तो ये प्रश्न 3 खंडों में आया हुआ है, तो इसका उत्तर भी 3 खंडों में होगा। तो पहला, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि मटर के जो बीज है जल्दी जल्दी नई पीढ़ी उत्पन्न किया जा सकता है, और मटर के पौधे से में बहुत सारे विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, लगभग 7 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन में फसल बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है? एक कृषक बैगनी फूल वाले मटर के पौधे का बीज लगाए और दावा किया कि अगली पीढ़ी में भी बैगनी फूल वाले पौधे ही मिलेंगे। क्या वे सही थे? तो ये 2 खंडों में ये प्रश्न है। अनुवांशिकी के अध्ययन से हम अच्छे गुण वाले बीज का चुनाव करके संकरण विधि से रोग प्रतिरोधी व उच्च उत्पादन वाले फसल के बीज प्राप्त कर सकते हैं। यदि सभी बैगनी फूल वाले अगर समयुग्मजी होंगे यानी शुद्ध होंगे तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे? बैगनी वाले होंगे। लेकिन अगर जो बीज है विषम युग्मजी होंगे या संकर बैगनी पुष्प वाले होंगे तो प्रथम पीढ़ी में सफेद पुष्प भी प्रकट होंगे, अतः कृषक सही नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेंडल ने लंबे पौधे कैपिटल टी तथा बौने पौधे स्मॉल टी के बीच में संकरण कराया। पहली पीढ़ी में कौन से पौधे बनेंगे, यह मेंडल के किस नियम का उदाहरण है, उसकी प्रक्रिया का रेखा चित्र खींचिए। तो
यहाँ पे मेंडल के एक नियम का उदाहरण है जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े में से कारक हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से केवल एक ही कारक एक ही युग्मक में जाते हैं। एक युग्मक में दोनों कारक एक साथ नहीं जाते हैं। इस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। जब मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी संकर पौधे लंबे पौधे बनते हैं, लेकिन जब F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के पौधे में आपसी संकरण कराया जाता है या स्वपरागन कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में यानी कि F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के बीच में 3:1 हमको प्राप्त होता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जो कारक के जोड़े के जीन हैं वो पृथक हो जाते हैं। इसी प्रकार देखिए एक आरेख है, यहाँ पे लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी बौने पौधे के बीच में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब इसी संकर लंबे पौधे के बीच में स्वपरागन कराते हैं तो यहाँ पे 25% हमको शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि 50% जो पौधे हैं संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 25% हमको शुद्ध बौना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार फिनोटाइप का जो अनुपात है वो हमको 3:1 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हेतु निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। पहला बिंदु है माता एवं पिता में लिंग निर्धारण का 23वां गुणसूत्र कौन कौन सा है? तो इसका उत्तर है मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र हैं एक समान होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो अन्य से भिन्न होता है और इस भिन्न गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र को इन्हीं को XY से व्यक्त करते हैं तथा मादा में यह XX होता है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन कौन सा होता है? तो निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान XY लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, अर्थात यह संतान नर होती है। इस प्रकार मनुष्यों में लिंग निर्धारण में नर के Y गुणसूत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में यही गुणसूत्र मनुष्य के संतान के लिंग का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार देखिए आरेख के द्वारा भी ये दर्शाया गया है। माता में 44 ऑटोसोम रहते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। उसी प्रकार पिता में भी 44 ऑटोसोम होते हैं और XY लिंग गुणसूत्र होती है। तो माता के द्वारा एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, मतलब 22+X वाले, जबकि नर के द्वारा 2 प्रकार का युग्मक बनता है, 22+X और 22+Y। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के अंडाणु से मिलती है तो इसके द्वारा हमेशा पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, जबकि पिता के X गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु हैं मादा के अंडाणु से मिलती है तो हमेशा XX गुणसूत्र वाली पुत्रियां प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसकी क्रिया विधि समझाइए। तो ये 2 सेट में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सिकल सेल क्या होता है? सामान्यतः हीमोग्लोबिन प्रोटीन गोल व लाल रक्त कोशिका बनाती है। इसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र RR सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया गया है। इसी कारक में बदलाव होने के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर आता है, जिसे रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती है। यही सिकल सेल एनीमिया है। चित्र में इसी अवस्था के कारकों को I के द्वारा दर्शाया गया है। हंसियाकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। साथ ही सामान्य
गोल रक्त कोशिका का जीवन काल जहां 100 से 120 दिन होता है, वहीं एक हंसियाकार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन ही होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी होने के कारण रोगी बहुत जल्दी थक जाता है। तब यह बहुत ही घातक होता है जब इसके घटक कारक समरूपी होते हैं, मतलब समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं। सामान्यतः हीमोग्लोबिन संबंधी कारक जिससे कि गोल रक्त कोशिका बनती है, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारकों से हंसियाकार रक्त कोशिका बनती है पर प्रभावी होते हैं। यही सिकल सेल एनीमिया है। सभी प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।